प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर बीजेपी का मंथन। पार्टी मुख्यालय पर शाम 7 बजे होगी बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। लालू प्रसाद के करीबी पर बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सुभाष यादव को किया गिरफ्तार। 2 करोड़ कैश और कई कागजात बरामद। लोकसभा चुनाव से पहले उठाया बड़ा कदम। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। 2027 तक का था कार्यकाल। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट में बड़ा हादसा। 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा। एनडीआरएफ पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 3 घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का किसी भी समय ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जहां भाजपा ने 195 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहीं अब दूसरी लिस्ट को लेकर भी मंथन तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। उम्मीद है इसे लेकर आज शाम तक नाम तय कर लिए जाएंगे। बता दें, बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 7 बजे होनी है। इस बैठक में लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे और इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। लालू यादव के परिवार के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। देर रात ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुभाष यादव अवैध बालू कारोबार से जुड़े हैं। दरअसल ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की। सुभाष के दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। सुभाष यादव बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं। 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनके खिलाफ पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर मामले दर्ज हैं और इससे पहले आयकर विभाग भी उनके यहां छापेमारी कर चुका है। बता दें, साल 2017 में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी सुभाष यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है लालू परिवार के काले धन को सुभाष यादव सफेद करने का काम करते हैं। उस दौरान उन्होंने कई तथ्य भी रखे थे। वहीं सुभाष यादव पर यह भी आरोप है कि उन्होंने राबड़ी देवी को कम भाव में जमीन दी थी। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर अड़े हरियाणा पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने आज दोपहर 12 से 4 बजे तक पूरे देश में ट्रेन रोकने का ऐलान किया और इस विरोध प्रदर्शन में महिला किसान भी शामिल हैं। किसानों का ये प्रोटेस्ट 4 घंटे तक चलेगा और इस रेल रोको आंदोलन से ट्रेन सेवाएं भी बाधित होंगी। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने लोगों से अपील की है वे दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच ट्रेन से यात्रा करने की अपनी योजना ना बनाएं, क्योंकि रेल रोको आंदोलन के कारण उन्हें थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आंदोलनकारी किसानों और केंद्र ने अब तक अपनी मांगों पर कम से कम 4 दौर की बातचीत की है, लेकिन सभी बैठकें बेनतीजा रहीं। आज प्रदर्शनकारी किसान फिरोजपुर, अमृतसर, रूपनगर और गुरदासपुर जिलों सहित पंजाब में कई स्थानों पर रेलवे पटरियों पर बैठेंगे। देखिए, देशवासियों को थोड़ी सी रेल रोको आंदोलन होगा। जो आंदोलन 13 फरवरी से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर चल रहा है, वही आंदोलन से हम लोगों ने पूरे देश वर्ष में आज रेल रोको का आह्वान किया है और हम पूरे भारतवर्ष के सभी किसान, मजदूर, आम जनता से आह्वान करते हैं वो अपनी मांगे मनवाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आज के रेल रोको आंदोलन में हमारा समर्थन करें, आए। और जो आज 12 से 4 बजे रेल यात्रा करना चाहते हैं यात्री,
वो 4 घंटे के लिए रेलों की ओर ना जाए। देखिए, देशवासियों को थोड़ी सी असुविधा हो सकती है आज के रेल रोको से। ये आंशिक रेल रोको है, लेकिन जो आप इसका देखें कि ये हमारा इतनी बड़ी आबादी, देश की 65% आबादी किसानों की है। खेत मजदूर जोड़ ले तो 80%। अगर खेती सेक्टर कारपोरेट घराने ले गए तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। रेल रोको आंदोलन होगा, जो आंदोलन 13 फरवरी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना समन भेजा और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इस इस्तीफे की वजह क्या है। चारों तरफ उनके इस्तीफे की चर्चा है, लेकिन अभी तक वजहों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है और सारे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में बने हुए हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग इलेक्शन कंडक्ट कराने की तैयारी भी कर रहा है, लेकिन अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा देकर कई नए कयासों को बल दे दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है, चुनाव आयुक्त का एक पद पहले से ही खाली था और अरुण गोयल का इस्तीफा होने के बाद 2 पद खाली हो गए। ऐसे में सीधे तौर पर चुनाव कराने की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गई है, जो कि उनके लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। इस बीच कांग्रेस ने अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए और इसके लिए उनसे 3 कारण बताए हैं। क्या उनके और मोदी सरकार में मतभेद आ गए हैं? दूसरा कारण, भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए क्या इस्तीफा दिया है? और ये दोनों सवाल हमारे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। वोटिंग मैनिपुलेशन होता है। तो देखिए, 8 महीने से विपक्ष की पार्टियां, इंडिया जनबंधन की पार्टियां टाइम मांग रहे हैं चुनाव आयोग से कि वीवीपैट जो पेपर ट्रेल होता है, क्योंकि हमारे देश में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन होता है। तो उसको घटाने के लिए और जनता का जो विश्वास है हमारी चुनावी प्रणाली में बढ़ाने के लिए हमने वीवीपैट की मांग की है 100%। पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग हमें मिलने से इनकार कर रहा है। एक निष्पक्ष संस्था, संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है टाइम मांगने का। 8 महीने से हमें मिलने से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया है। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं। ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है। हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा गुजरात में गुजर रही है, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आदिवासी
का मतलब हिंदुस्तान की जमीन के पहले मालिक है। अगर आदिवासी हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक थे तो उन्हें सबसे पहली भागीदारी मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं, और बीजेपी के लोग अपने भाषण में हमेशा आदिवासी की जगह वनवासी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे लोग आपको अधिकार नहीं देना चाहते। जमीन, उनका जल, उनका जंगल, जब यहाँ कोई नहीं था, जंगल था, तब भी आदिवासी यहाँ हिंदुस्तान के मालिक थे, बराबर थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है कि अगर आदिवासी हिंदुस्तान के मालिक सबसे पहले मालिक थे तो हिंदुस्तान में आदिवासियों को भागीदारी मिलनी चाहिए, उनकी जमीन, उनका जल, उनका जंगल उनको मिलना चाहिए। इसका ये मतलब, शब्द का ये मतलब, जब मैं आपको आदिवासी कहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया ये जो देश है इसकी जमीन पहले आपकी हुआ करती थी और इस जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार आपका है। इस शब्द का ये मतलब है। वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं उनके कोई हक होते हैं? जो वनवासी हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, आपको आदिवासी नहीं कहती। सही? उनके भाषण देखो, वो सब कहीं कहते हैं वनवासी। ये उन्होंने आपका नाम क्यों बदला? क्योंकि ये आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपको ये वनवासी कहें और आस्ते 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 हिंदुस्तान में वन खत्म हो जाए। और फिर जब वन खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो, मगर जंगल तो है ही नहीं। तो जंगल गया, पानी गया, जल गया, आप तो कहीं के नहीं रहे। तो ये फर्क है सोच में। अब आप मुझे कहोगे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने शनिवार को कहा, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के लोग और लंबा इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे सालों से विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है संसदीय चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अरे हम 7 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, तो अब उम्मीद है कि पार्लियामेंट की फौरी 1 आध महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में अब ज़्यादा इंतज़ार जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं कर सकती। के हवाले से और सोर्स के हवाले से बताया जाता है कि आजाद साहब जो है वो अनंतनाग राजौरी के लिए खुद कंटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट से। अभी मैंने कोई फायदा। और जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट है, बोन ऑफ कंटेंट बनी हुई है पार्टी में, तो ऐसा लग रहा है कि जो पीएचडी में ब्रेक हुआ है तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। इस वाले से क्या कहना चाहिए? किसको मिलेगा फायदा ये कहना मुश्किल है। अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, वो जानते हैं किसको वोट देना है, सब अपना नुकसान, फायदा नुकसान देखते हैं। बहरहाल सियासत में हर सियासी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक है। हाँ, कुछ पार्टियां हैं दिल्ली में भी और यहाँ भी जो कहते हैं हमारी जायदाद ही चलनी चाहिए, कोई दूसरा पार्टी आनी नहीं चाहिए। उनको बड़ा मुश्किल होता है कोई नई पार्टी आ जाए, उसको हर किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, और खुद जब वो हुकूमत में होते हैं किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी पार्टी के साथ शादी कर सकते हैं। सर आपने सर अपनी तकरीर में आपने कहा कि कुछ सियासतदान जो है ऐशो अशरत के लिए वो सबको मालूम है, मैं नहीं कहता हूँ। खुल के सर नहीं, खुल के सब मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम। सर ये भी बोला आपने कि जो ब्यूरोक्रेसी रूल है तो मुतबादिल नहीं है, फिर तो जमहूरियत होती नहीं। फिर तो हिंदुस्तान के आईन में तो अलग अलग काम है, मुलाजमों के लिए अलग काम, लेजिस्लेचर के लिए अलग काम, जुडिशरी के लिए अलग काम। हम अभी ज़बरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। जो चुने हुए नुमाइंदों का काम हम अफसरों से करा रहे हैं। ये ऐसा ही हुआ कि अगर हम 7 साल चुने हुए नुमाइंदे अफसरों का काम करेंगे तो एक फाइल भी नहीं चलेगी। ये
हिंदुस्तान के सर, आईन जिस तरीके से आप स्टेट हुड की आप बात करते हैं, पार्लियामेंट भी उन्होंने खत्म किया तो वो क्यों बात करेंगे? अजीब, आपका सवाल ही अजीब है। जिस गवर्नमेंट ने खत्म किया तो वो क्यों बोलेंगे उस पर? वो खत्म, उनके हिसाब से खत्म हो गया। तो कहां तक सही आजाद साहब को आपको बीजेपी सपोर्ट कर रहा है? उनसे पूछो जो बीजेपी की हुकूमत में मंत्री और चीफ सोशल मिनिस्टर मीडिया बने। पे जो खबर गश्त कर रही कि आजाद साहब ने नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हाथ मिलाया, उनसे पूछो जो उनके हुकूमत में मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर थे। मुझसे क्या, मैंने उनकी हुकूमत में कभी एमपी रहा हूँ, ना एमएलए रहा हूँ, ना मिनिस्टर रहा हूँ, ना चीफ मिनिस्टर कुल मिलाकर ये बताइए, जो पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होने चाहिए? होने चाहिए नहीं, होंगे और होने। अगर मैंने कहा ना, अब सितंबर के बाद एक दिन भी यहाँ के लोग इंतजार करने वाले नहीं हैं। सर इंडिया अलायंस फेल हुआ है, इंडिया अलायंस फेल हुआ है सर। इस पे लास्ट में एक रिएक्शन दे दीजिए आप। क्या जो सर ब्रेक हुआ है इनका पीएचडी में, ये उनकी मर्जी है, मैं कैसे कह सकता हूँ? जो उनका सवाल है मुझसे पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या इफेक्ट हो सकता है? कोई क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। छत्तीसगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा ने किसान महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, मोदी की गारंटी का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा, पिछले 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। प्रदेश में अब भाजपा की सरकार फिर से बनी और छत्तीसगढ़ में विकास फिर से पटरी पर लौट रहा है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं किसानों के अंदर वह सामर्थ्य है जो मिट्टी से भी सोना निकाल यदि कोई सकता है तो किसान ही निकाल सकता है। मिट्टी से सोना भी पैदा कर सकता है तो किसान। मेरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे किसान भाइयों इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले जब हमारी 2014 में सरकार आई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते थे हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो हम कहते थे गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और माताओं और बहनों का सम्मान, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही उसी दिशा में हम लोगों ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। और आज हालात पूरी तरह से बदलते जा रहे हैं। आपको पता नहीं, जानकारी हो अथवा न हो, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, जिस तरीके से सरकार चलाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है। बहनों भाइयों, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए, बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। यह हम लोगों का वादा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार होने के नाते मोदी जी ने फैसला किया था, हम एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे, एक भी हम कच्चा मकान नहीं रहने देंगे। सबको पक्का मकान मुहैया कराएंगे, पक्का छत मुहैया कराएंगे, हर घर में नल के द्वारा जल मिलेगा। यह संकल्प लिया था और यहां की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब उनका अंतिम वर्ष आया उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ की जनता गरीब हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कितनी जागरूक है, इस हकीकत को मैं समझता हूं। और इस बार परिवर्तन करके इस छत्तीसगढ़ में अपनी जागरूकता को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को देना शुरू किया है।
पता नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिया है कि नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन विष्णुदेव जी शायद जब मेरे साथ आ रहे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री जी चिंता मत करिए, मैं 1 साल के अंदर हम सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों को मुहैया कराएंगे, ताकि किसान समझ सके कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है, हम अपनी मिट्टी में क्या मिला दें ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाए। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत ही उपयोग है और देश भर में हम लोगों ने 23 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में शनिवार देर रात हुए हादसे में सबको हैरान कर दिया। दरअसल यहां एक बच्चा दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट के अंदर बने बोरवेल में गिर गया और इस बोरवेल की गहराई करीब 40 फीट बताई जा रही है। बोरवेल में फंसे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर दमकल, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस के जवान रेस्क्यू कार्य में जुटे हैं। हालांकि अभी तक बच्चे को बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केशवपुर मंडी इलाके में जल बोर्ड का 20 MGD क्षमता वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें लगे बोरवेल की चौड़ाई 1.5 फीट और गहराई 40 से 50 फीट के करीब है। फिलहाल एनडीआरएफ पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे के रेस्क्यू के लिए जेसीबी बुलाई गई है, जिसकी मदद से बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, उनका पीडीए का परिवार बढ़ता जा रहा है। ये सभी लोग 2024 में समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है, विदाई भी अच्छी करती है। उसमें पीडीए कितना है, यदि अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहाँ बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। यदि अभी और घबराएगी, इसलिए प्रतापगढ़ में सांसद संगम लाल गुप्ता को लोकसभा चुनाव में दूसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया। भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण पांडे उर्फ गुरुजी पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज के लोगों को आखिर चुनाव लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर संगम लाल गुप्ता को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध भी किया है। लोकसभा प्रतापगढ़ के समस्त मतदाताओं से लक्ष्मी नारायण पांडे गुरुजी
पूर्व विधायक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी की अपील। 2024 की लोकसभा के चुनाव में जो प्रतापगढ़ के टिकट का वितरण किया गया है वो गलत है। समीकरण का ध्यान नहीं रखा गया। क्या ब्राह्मण मतदाता बधुआ मजदूर है? क्या क्षत्रिय मतदाता बधुआ मजदूर है? क्या वैश्य मतदाता बधुआ मजदूर है? क्या पटेल, यादव, हरिजन या मुसलमान जो हमें वोट देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और हमारे द्वारा, क्या वह बधुआ मजदूर है? मतदाता, जनता हमारा जनार्दन है। लोकतंत्र हमारे मतदाताओं से है। इस चुनाव में न तो सर्वे का महत्व दिया गया और सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई है कि न जिले से पूछा गया, न ही काशी क्षेत्र से पूछा गया, न ही प्रदेश से पूछा गया, और दिल्ली में कुछ एक लोगों ने अपनी मनमानी करके और लेन देन करके जो सूचना मिली है, टिकट का वितरण आनंद फानंद में कर दिया गया। प्रतापगढ़ की सीट बहुत अंत में फाइनल होती थी, लेकिन पहली लिस्ट में जारी हुई। मेरा श्री संगमलाल गुप्ता से कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन सामंजस्य का ध्यान नहीं रखा गया तो ब्राह्मण मतदाता, क्षत्रिय मतदाता, वैश्य मतदाता और अन्य जितने मतदाता हैं वोट क्यों दें आपको? क्यों करें? क्या ये आप समझते हैं कि ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण कार्यकर्ता या जितने भी कार्यकर्ता ये बधुआ मजदूर तो नहीं है ना? हमने काम किया क्षेत्र में 1990-91 जब किसी का जन्म नहीं हुआ जिन लोगों को, तब से मैं राजनीति में हूं। धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा दिया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की पीठाधीश ने डीएमके के सांसद राजा के अमर्यादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, तमिलनाडु के लोग श्री राम को स्वीकार नहीं करते, वो राम राज्य के दुश्मन हैं। वहीं लालू यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, भारत की जनता पीएम मोदी का परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम मोदी का परिवार है। देखिए, डीएमके जो है दीमक की तरह है जो इस देश के लिए खतरा है। दीमक को खत्म करने के लिए खास किस्म की एक दवाई बनानी चाहिए। भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो राष्ट्र के लिए खतरा हो, जो देश के लिए खतरा हो, ऐसी दीमक का इलाज जरूरी है। ये डीएम के लिए दीमक है जो देश को खोखला करना चाहती है, जो देश को खत्म करना चाहते हैं। सर, एक तरफ लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर निजी हमला चाहे तो उनका कोई परिवार नहीं है, जिसके बाद अब सभी भाजपा के लोग हैशटैग कर रहे हैं कि ये मोदी का परिवार है। जिसकी मां का नाम भारती है, जिसके बाप का नाम भारत है, वो सब मोदी का परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व के सूत्र को जो आत्मसात करता है, वो सब मोदी का परिवार है। जो इस मिट्टी को माथे से लगा करके, जो इस भारत की मिट्टी को माथे से चंदन की तरह लगाता है, वो सब मोदी का परिवार है। जो भारत माता की जय बोलता है, वो मोदी का परिवार है। जो वंदे मातरम का नारा लगाता है, मोदी का परिवार है। जो वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व के सूत्र को आत्मसात करता है, वो मोदी का परिवार है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।